एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्वेश्चन नंबर 7। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करके करने के लिए दिया था। एक बार दोबारा से समझा रहा हूँ कि कैसे आपको इस क्वेश्चन को करना है। उसने हमारे से ये कहा कि ए बी एक लाइन सेगमेंट हमारे पास है जिसका मिड पॉइंट है हमारे पास पी। इस तरीके से फिगर बनी हुई है। इसका नाम डी और इसका नाम ई। उसने हमारे से ये कहा कि ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, और P मिड पॉइंट है AB का। अच्छा, अगर P AB का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब AP BP के इक्वल हो गया। यस सर। और मेरे बच्चे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अब अगर मैं इस ट्राइंगल को देखता हूं और इस पूरे ट्राइंगल को देखता हूं तो मुझे दिख रहा है कि इसमें तो ये वाला एंगल आ रहा है और इधर की तरफ ये वाला एंगल आ रहा है, जबकि मेरे पास उसका एक पार्ट आपस में इक्वल है। दोनों के अंदर इस वाले पार्ट की कमी है। तो या तो आप इसको कोई नेम दे दो, एंगल 1 कह दो इसे, नहीं तो आप डायरेक्ट इसकी नेमिंग भी लिख सकते हैं जैसे कि प्रॉपर इसमें नेम लिखा हुआ है। आप देखो दो एंगल जो आपको इक्वल दिए हैं, ये वाला और ये वाला, बुक में उसका नेम क्या लिखा है? एंगल EPA या APE? सर कुछ EPA। एंगल EPA इक्वल दे रखा है एंगल DPB के, दे रखा है। कहां से आए? यस सर। गिवन। ये आपको गिवन है। अब ये जो बीच वाला एंगल है EPD, ये हम दोनों में ऐड कर देंगे। जी हाँ, एंगल EPD ऐड कर देंगे। लिखा हमने ऐड एंगल EPD ऑन बोथ साइड्स। ऐसा करने से आपको मिला EPA प्लस EPD इक्वल्स टू DPB प्लस एंगल EPD। सर फिगर में चेक करके बताइए कि अगर EPA में EPD जोड़ दिया तो कौन सा एंगल बन गया पूरा? सर एंगल APD। या तो APD कहो या एंगल DPA कहो, बात एक ही है, फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला उससे। तो आपने कहा एंगल APD, ये वाला पूरा एंगल। जब आपने इसमें ये वाला एंगल जोड़ दिया तो कौन सा एंगल बना? सर एंगल EPB और एंगल DPE। देखो सर एंगल अगर आप DPE। इन दोनों में ऐड करते हैं, इसमें ये ऐड करते हैं तो ये एंगल पूरा बना, लेकिन आपने इसकी नेमिंग नीचे से ऊपर की तरफ लिखी है तो इसकी भी ऐसे ही लिखना। ये चीज का बहुत ध्यान रखा करो। एंगल BPE ये आ गया हमारे पास। इतने में कोई प्रॉब्लम किसी को है तो बोलिए प्लीज। नो सर। नो सर। सुनिए आगे। आपको जिन दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाना है वो आपको दे रखे हैं फर्स्ट पार्ट में कि शो दैट दिस ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट टू दिस ट्राइंगल। क्या नेम लिखा है? इन ट्राइंगल DAP एंड इन ट्राइंगल EBP सर 3 पार्ट चाहिए हमें। 2 तो पहले से ही मौजूद थे, एक की कमी थी, वो एक हमने निकाल लिया। तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। एंगल A इक्वल है एंगल B के। मैं इसको A और इसको B लिख सकता हूं।
क्योंकि यहाँ पर और कोई एंगल नहीं है, सिर्फ एक ही एंगल बना हुआ है इसके साथ, और कोई इस तरीके से जैसे पी पे कई सारे एंगल हैं, तो मैं पी को खाली पी नहीं लिख सकता। पी पे जोन सा भी एंगल मुझे लेना है, मुझे उसका पूरा नेम लिखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही एंगल बन रहा है ए, और यहाँ पर बी। आप इसका पूरा नाम लिख लो या सिर्फ ए इक्वल्स टू बी लिख लो, सफिशिएंट है। समझ आ गई ये बात? तो एंगल ए एंगल बी के इक्वल है क्योंकि ये गिवन है। फिर एंगल एपीडी इक्वल है एंगल बीपीई के। क्यों? जस्ट प्रूव अबव। जस्ट प्रूव्ड अबव। कभी जस्ट जेली कहने लगो, स्ट्रॉबेरी वाली जस्ट जेली, जस्ट प्रूव्ड अबव है ये। ठीक है शुभम, सो रहा है यहाँ भी? अच्छा अच्छा, जाग रहा। तो एंगल ए इक्वल आ गया एंगल बी के, एंगल एपी डी इक्वल आ गया एंगल बीपी ई के, और एपी इक्वल आ गई बीपी के। क्यों आ गई भाई एपी बीपी के इक्वल? मिडल नहीं, P is the midpoint of AB. P is the midpoint of AB. तो कॉन्ग्रेंसी बन गई AAS। ठीक है जी? सर ASA। सर ASA। ASA AS से बता रहे भाई बच्चे, तो AS से बनी, तो आप AAS का उपयोग कर रही थी। अच्छा, बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने कि ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया है, बीच वाली साइड ली है, फिर ये एंगल लिया है, ये एंगल लिया है, बीच वाली साइड ली है। तो इसका मतलब ASA है, ना कि AAS है। कॉन्ग्रेंसी कभी भी आपके लिखे हुए से नहीं निकलती, ये बात मैं आपको पहले दिन से समझा रहा हूं कि यहां से कॉन्ग्रेंसी फाइंड आउट नहीं करनी है आपको, इसे तो आप ऊपर नीचे भी लिख सकते हैं। कॉन्ग्रेंसी हमेशा फिगर से ली जाती है। We have to check the parts which we take in consideration, and according to that parts we have to check which congruency we have to apply here. वहां से आपको कॉन्ग्रेंसी निकालनी है और क्वेश्चन में अप्लाई करनी है। तो बिल्कुल ठीक कहा आप लोगों ने कि बाय AS से कॉन्ग्रेंसी both triangles DAP and triangle EBP आर कॉन्ग्रेंट। इसी के साथ साथ और क्या प्रूव करना था हमें? AD is equals to Sir, BE। AD equals to BE. तो AD BE के इक्वल हो गया। रीजन बताओ। बाय CPCT। By CPCT. बड़ा आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल। जिन बच्चों से कल करने के बाद भी नहीं हुआ था वो प्लीज इसे नोट कर लें अपने पास। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं हम। जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, उसके अंदर आप ध्यान से देखो, कई सारे पार्ट आपको प्रूव करने हैं। मेरे ख्याल से 3 या 4 पार्ट है, 4 पार्ट है। तो ये ना सारे पार्ट एक दूसरे से लिंक है, पहले से दूसरा पार्ट, दूसरे से तीसरा पार्ट, तीसरे से चौथा पार्ट। अगर एग्जाम में सपोज करो क्वेश्चन तो यही आया और उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड 4th पार्ट दे दिया, तो आपको बाकी के 3 पार्ट खुद सोच के करने पड़ेंगे। ये ध्यान से सुन लो, ऐसा हो चुका है पहले भी। तो इसलिए ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले भी बताया था मैंने आपको, एक तो 6 और एक 8। वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है, 6, 7, 8, लेकिन 8 और 6 बहुत बार पेपर में आ चुके हैं। स्कूल कोई भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ओनली SD पब्लिक, MG पब्लिक, होली एंजल्स और एनी अदर, कोई भी स्कूल हो, कोई भी, पंजाब, लुधियाना, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कहीं का भी स्कूल हो, CBSE का इम्पोर्टेंट। बात समझ में आ गई सबको? चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मैं इसको रब कर रहा हूं यहां से जी। हम क्वेश्चन नंबर 8 में फिगर जो बनाएंगे ना, वो क्वेश्चन को पढ़ के बनाएंगे। हम इसकी फिगर बुक से देखकर नहीं बनाएंगे। देखिए ध्यान से क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8 हमें।
उसने ये बोला क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर कि इन राइट ट्राइंगल एबीसी, एक राइट ट्राइंगल है एबीसी जिसमें राइट एंगल है सी पॉइंट पे, राइट एंगल है सी पॉइंट पे, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया। कह रहा एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस एबी, सी इज जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू द पॉइंट डी। ध्यान से देखो, सबसे पहले उसने ये बोला कि हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया। उसने बोला सी पर 90 डिग्री का एंगल है, तो हमने सी पर 90 डिग्री का एंगल भी बना दिया। फिर उसने बोला हमारे से कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूस ए बी, ये हाइपोटेन्यूस ए बी है बेटा, इसका मिड पॉइंट है मेरे बच्चे कितना, m। ठीक है, सिस्टम से चलेंगे बिल्कुल क्वेश्चन को पढ़ते हुए। आगे कह रहा है c इज जॉइंट टू m, अच्छा c इज जॉइंट टू m, कर दिया ज्वाइंट, एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट d, किसी पॉइंट d तक इसे प्रोड्यूस करा गया, सच दैट, इस प्रकार से प्रोड्यूस करा गया कि सीएम साहब डीएम साहब के इक्वल हो गए। ठीक है जी, सीएम और डीएम साहब दोनों आपस में कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अब उसने बोला पॉइंट डी इज जॉइंट टू बी, अच्छा पॉइंट डी इज जॉइंट टू बी, उसे बी से ज्वाइन कर दिया गया। दिख रहा भाई सभी को, ये हमने फिगर तैयार कर ली। अब इसके बाद उसने कहा शो दैट, एक एक करके ये 4 पार्ट हमारे पास हैं। एक बार एएमसी को बीएमडी के कॉन्ग्रेंट लाना है, सुनिए ध्यान से। 2 ट्राइंगल का जिक्र आया सबसे पहले, एएमसी एंड बीएमडी। मैंने लिखा इन ट्राइंगल एएमसी एंड इन ट्राइंगल बीएमडी। हाँ जी, एएमसी तो ये रहा और बीएमडी ये रहा। मुझे इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट दिखाना है। जहां तक मैं फिगर को देखकर समझ पा रहा हूं, 2 पार्ट तो बिल्कुल ऐसे हैं जिन पे निशान ऑलरेडी लगा हुआ है। देखो, ऐसा है क्या? भाई ट्राइंगल एएमसी का एएम बीएमडी के बीएम के इक्वल, क्योंकि एम मिड पॉइंट है एबी का। उसके बाद सीएम इक्वल है डीएम के, ऐसा क्वेश्चन में दे रखा है। सर 2 चीज आई है, तीसरा हमें यहां से निकालना है फिगर में से। तो क्या निकला वो, एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो वर्टिकल हैं, अपोजिट एंगल। because when these 2 lines intersect each other, then the vertically opposite angles are equal to each other. तो एंगल AMC एंगल BMD के इक्वल हो गया वर्टिकली अपोजिट एंगल से, और इसके अंदर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लग गई, SAS। बिल्कुल ठीक। तो भाई AM इक्वल है BM के, CM इक्वल है DM के, ये इक्वल है क्योंकि M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। लिख देंगे पूरा, ये इक्वल है क्योंकि गिवन है। आपने कहा एंगल AMC इक्वल है एंगल BMD के, रीजन दिया आपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आपने लिखा बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी these 2 triangles AMC कॉन्ग्रुएंट हो गया BMD के। चेक करिए सर, पहला पार्ट प्रूव हो गया क्या? यस सर। Yes, sir. अच्छा, जैसे ही ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो क्या इसकी ये साइड AC और इसकी ये साइड BD आपस में इक्वल हो जाएगी? Yes. यस सर। क्यों? CPCT. बाय CPCT। ये हमने निकाल के रख लिया, कहीं जरूरत पड़ेगी तो लगा देंगे। ठीक, उसी के साथ साथ ये वाला एंगल
इस वाले एंगल के इक्वल हो गए क्या? क्यों? बस यही तो गलती कर जाते हो आप लोग। काहे का अल्टरनेट? लाइन पैरेलल है क्या? अरे भाई आपने एएमसी ट्राइंगल को बीएमडी के कॉन्ग्रेंट दिखाया, तो इसका ए पे बनने वाला एंगल इसके बी पे बनने वाले एंगल के इक्वल होगा। तो इस ट्राइंगल के अंदर ए पे एंगल बन रहा था ये, और बी पे एंगल बन रहा था ये। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स 1 और 2 आपस में इक्वल आ गए, और उसके लिए भी रीजन यही सेम टू सेम रहा, सीपीसीटी। बताइए सर, ये वाली बात समझ में आई क्या? Yes, sir. दोनों का रीजन एक ही है, सीपीसीटी। अब जब ये दो एंगल्स आपस में इक्वल आ ही गए, तो इनकी पोजीशन के हिसाब से ये किस प्रकार के एंगल हैं, अभी बता रहे थे आप मुझे? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर लाइन पैरेलल होती है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर वाले एंगल इक्वल होते हैं, और अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर वाले एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है। सबको पता है ये बात? अच्छा एक बात बताओ, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया बेटा? हाँ भाई, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया। मैं कह सकता हूं कि बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो इसका क्या मतलब होगा? एसी पैरेलल हो जाएगी बीडी के? Yes, sir. हाँ जी, एसी पैरेलल हो जाएगी बीडी के। अच्छा, अगर एसी बीडी के पैरेलल हो गई हमारे पास, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि एंगल एसीबी और एंगल एडी, सॉरी, एसीबी और एंगल डीबीसी दोनों का सम कितना होगा भाई? 180. रीजन बोलो। Co-interior angles. शाबाश, को इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, इन दो में से एक एंगल ऑलरेडी हमारे पास गिवन है, कितने का? 90. तो मैंने इसकी वैल्यू रख दी। तो आप बताइए मुझे कि एंगल डीबीसी कितने का आ गया? So 90 degree. देखना दूसरे पार्ट में क्या शो करना था, यही प्रूव करना था। आ गया डीबीसी 90 डिग्री का। अब इसके बाद जब दो पार्ट हमें मिल गए, इसके बाद जब दो पार्ट हमें मिल गए, तो हम तीसरे पार्ट पे चलते हैं। उसमें हमने देखा फिर से दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने हैं। अब की बार वो कौन से हैं दो? So triangle Triangle DBC and triangle ABC. एसीबी। तो इन ट्राइंगल डीबीसी एंड इन ट्राइंगल एसीबी, सर आपसे पूछना चाहता हूं मैं, मुझे तीन टुकड़े इक्वल लाने हैं, डीबीसी और एसीबी ट्राइंगल्स के अंदर। एक ट्राइंगल ये है इधर, और एक ट्राइंगल ये है इधर की तरफ। जी, बहुत ध्यान से सोच समझ के बोलिएगा, उल्टा सीधा मत बोलिएगा कुछ भी। जी चौधरी साहब। लो जी, इन्होंने सबसे पहले सबसे आसान फंडामेंटल पकड़ लिया, बीसी इक्वल टू बीसी कॉमन। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसी के साथ आप जीत चुके हैं अगला ऑप्शन बताने का मौका, लेकिन हम आपको नहीं देंगे। और बच्चे भी तो हैं पंक्ति में। जी आप बताइए। भाई वृंदा का कहना है कि एंगल डीबीसी एंगल एसीबी के इक्वल हो गया, क्योंकि ये पहले से 90 था और इसे अभी अभी हमने 90 दिखा दिया। ठीक कहा क्या इस लड़की ने? Yes, sir. Yes, sir. बिल्कुल ठीक कहा। दो हिस्से हमें मिल गए हैं। अब तीसरा हिस्सा जो रह गया वो ऑनलाइन में से कोई बताएगा? बोलो कौन बताएगा? अवंतिका सिंह। बोलो राहुल। सर AC इक्वल BD। हाँ जी, AC इक्वल टू BD। अरे ये तो लिखा है,
ये तो लिखा बोर्ड पे ही था, बस मैंने बताया था ज्योमेट्री इज लाइक जिक्सा पजल, ओनली यू हैव टू असेंबल द पार्ट्स। सब कुछ सामने होगा, सिर्फ आपको उसको देख के लिखना है, इतना है बस। तो आपने इसके अंदर 3 पार्ट ढूंढे। एक तो आपने कहा BC इक्वल टू BC, रीजन दिया आपने कमॉन। कॉमन। कमॉन, मैं तो कमॉन कहता हूं, तुम कॉमन कहा करो। DBC इक्वल टू ACB, वजह ईच 90। ईच 90। शाबाश। BD इक्वल टू AC, प्रूव्ड अबव, क्योंकि अभी अभी नहीं करा, थोड़ी देर पहले करा था, इसलिए प्रूव्ड अबव लिख दिया। अभी अभी करा होता इससे ठीक पहले तो जस्ट प्रूव्ड अबव लिख देते, बात एक ही है। हाँ जी, कौन सी लग गई? राइट एंगल आ रहा, RHS तो नहीं है? ये साइड है, ये साइड है, बीच का एंगल है, ये साइड है, ये साइड है, बीच का एंगल है, तो SAS लग गई। शाबाश। बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। ये हो गया जी हमारे पास थर्ड पार्ट प्रूव, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखो अगर हम इसे प्रूव ना करते तो ACBD के इक्वल और एंगल 1-2 ना आते, 1-2 ना आते तो ये ऑल्टरनेट ना बनते, और ऑल्टरनेट ना होते लाइन पैरेलल ना होती, और ये 90 ना आता, ये 90 ना आता और ये ना आते तो ये वाला पार्ट प्रूव ना होता। तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे पार्ट। अभी एक पार्ट और रह गया कि हमें प्रूव करना है CM इक्वल है हाफ AB के। हाँ जी सर, CM इक्वल है हाफ AB के। जरा ध्यान से देखना, आपने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाया था अभी अभी, ये पूरा और ये पूरा। तो AB आ रही इसके अंदर, CD आ रही इसके अंदर, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि CD इक्वल हो जाएगी AB के? रीजन बताओ। बाय CPCT। CPCT। बाय CPCT, कंफर्म है बात सबको? अच्छा, CD के 2 टुकड़े हैं इसके अंदर, क्या है वो 2 टुकड़े? CM and DM। CM and DM। तो क्या मैं इस CD को ऐसे लिख सकता हूं क्या, CM प्लस DM? यस सर। तोड़ दिया मैंने उसे। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है उसमें DM तो है ही नहीं, उसमें तो CM है खाली। तो मैंने इसलिए CM DM 2 हिस्सों में तोड़ दिया CD को, क्योंकि CD भी नहीं था उसके अंदर। जो मुझे प्रूव करना है फोर्थ पार्ट, उसमें CD है ही नहीं, उसमें तो CM है, और CM CD का एक पार्ट है। तो मैंने CD के 2 टुकड़े कर दिए, CD प्लस DM आ गया। अब मुझे DM को हटाना है। जरा क्वेश्चन में देख के बताओ जरा, DM किसके इक्वल है? सर CM के। तो मैं क्या CM। DM साहब को हटाकर उनकी जगह CM साहब को बिठा सकता हूँ? यस सर। यस सर। तो CM प्लस CM इक्वल टू AB हो गया, 2CM इक्वल टू AB हो गया। तो इसका मतलब CM किसके इक्वल आ गया बेटे? सर CM हाफ AB। हाफ ऑफ AB। बताइए सर, नहीं समझ में आया क्वेश्चन? सर आ गया। क्वेश्चन भारी नहीं है, क्वेश्चन लंबा जरूर है, भारी नहीं है। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सारे पार्ट, आपको एक एक करके स्टेप वाइज चलना है। पहले हमने क्या करा, इन 2 ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाया, उसकी हेल्प से ये टुकड़ा आपस में इक्वल आई, ये वाली साइड और ये वाले एंगल इक्वल आए। मगर ये एंगल खुद अपने आप में अल्टरनेट इंटीरियर है, तो लाइंस कैसी हो गई? पैरेलल। अच्छा, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल तो ये एंगल और ये एंगल को इंटीरियर, इनका सम 180। एक पहले से 90 था तो दूसरा ऑटोमेटिकली 90 आ गया। अब हमने जब DBC और ACB ट्राइंगल के अंदर कॉन्ग्रुएंसी लगाई, तो ये साइड हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, BC कॉमन है, एक 90-90 का एंगल, तो ऐसे ऐसे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। मुझे AB लानी थी, अगर मैं इधर से AB ले रहा हूं तो इधर से CD मिल रही है, तो इसलिए CD इक्वल हो गई AB के। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से CD के 2 टुकड़े कर दिए। CM साहब, DM साहब चाहिए नहीं थे, उनकी जगह CM साहब को बिठा दिया।
तो 2 बार सीएम हो गए हमारे पास। तो ट्वाइस ऑफ सीएम इक्वल्स टू एबी, तो सीएम इक्वल्स टू व्हाट, हाफ ऑफ एबी। क्वाइट सिंपल। हाफ ऑफ AB। नहीं समझ में आया? सबको सर क्लियर आ है? गया। यस लिखो आज सर। के लिए होमवर्क। आज का होमवर्क जिस बच्चे का कल नहीं होगा उसकी होगी पिटाई, ऑनलाइन या ऑफलाइन, जिस भी मोड में वो यहाँ होगा उस मोड में पिटाई होगी। लिखिए, रिपीट एक्सरसाइज 7.1, all 8 questions, only 8 questions, not examples.